Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Shivam Kesharwani. I came over here to teach you chemistry and start कर रहा हूँ मैं रिवीजन सीरीज फॉर जेई नीट 11 12 एटसेट्रा। तो एग्जाम पास आ रहे हैं जेई और नीट के अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो होता है क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट आज का है क्या है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो भाई, कोई भी एलिमेंट होता है उसमें एटम्स जो होते हैं, ठीक है, एटम्स का ये जो होता है वो तुम्हारा सेंट्रल रीजन होता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट कर रहे हैं। उसमें न्यूक्लियॉन्स भरे हुए हैं, तो ये इसके चारों तरफ जो होते हैं वो शेल्स होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से भरे होते हैं, अरेंज हुआ करते हैं। तो सपोज हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करें, लेट से ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने कह दिया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्या करता है, अंदर जो बैठा हुआ न्यूक्लियस होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है, हर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम बात अगर इसी की करें, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसे हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया है, उसको ये क्या करेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो जेड से अट्रैक्ट करता है, नेट अट्रैक्शन जो होता है वो जेड उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अंदर बैठे जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं वो इसको रिपेल करने लगते हैं, इसको अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होने देते हैं, तो इसको रिपेल करते हैं। एक टर्म होता है उसको स्क्रीन करते हैं, ये केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज है। क्या करते हैं, अंदर में जो शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है इसको स्क्रीन करने लगते हैं। सो जो नेट इफेक्टिव जो होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखिए, जेड इफेक्टिव मतलब कि नेट अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, टोटल अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो टोटल कितना अट्रैक्ट कर रहा था, जेड से, लेकिन कुछ जो होता है स्क्रीन करने लगे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन या आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन इसको नहीं जाने देने लगे न्यूक्लियस के पास, तो ये उसको स्क्रीन करते हैं। तो स्क्रीनिंग को हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा बेसिकली क्या होता है, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन ऑन द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसपे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो हमारा मेन फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। एक चीज और याद रखना है आपको, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी भी एटम पे, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि उसका न्यूक्लियस तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव वैल्यू, अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव वैल्यू घटेगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव वैल्यू घटेगी, इस तरह से याद रखना होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव वैल्यू कम हो रही है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग पावर। स्क्रीनिंग पावर होता है, इसका मतलब ये होता है कि कौन कितना तेजी से जो बाहर बैठा हुआ टेस्ट इलेक्ट्रॉन उसको क्या करे, वो स्क्रीन कर दे, मतलब उसको रिपेल करे कितना तेजी से। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग पावर, अच्छा स्क्रीनिंग पावर उसी का ज़्यादा होता है जो न्यूक्लियस के पास हो, जो सबसे अंदर बैठा है ना, जो सबसे अंदर बैठा है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा तेजी से रिपेल करेगा। इसका मतलब कि एस जो होता है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, जो एस सबशेल होता है वो न्यूक्लियस से बहुत पास में होता है। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वह एस का होता है, फिर पी का होता है, डी का होता है, फिर एफ का होता है। स्क्रीनिंग पावर कह दो, चाहे शील्डिंग इफेक्ट कह दो, शील्ड करना बहुत ज़्यादा इसका पावर होता है। तो दिस इज क्लोज टू न्यूक्लियस, दैट्स वाई स्क्रीनिंग पावर जो होता है सबसे ज़्यादा एस क्या होता है, पी का होता है, डी का होता है, फिर सबसे जो दूर होता है न्यूक्लियस से एफ का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 4F और 5F में, तो ये नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। जो नंबर ऑफ सेल चूंकि 4 है तो कम है, तो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास है, तो उसका स्क्रीनिंग पावर या शील्डिंग पावर ज़्यादा है। उससे ज़्यादा 3D और 4D में 3D का ज़्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम बात करें अगर, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, तो रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन जो होता है उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं यार, ठीक है। जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या होगा, आफ्टर रिमूविंग रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन दैट इज सिग्मा को अगर हम रिमूव कर दें नेट अट्रैक्शन, टोटल अट्रैक्शन फोर्स है जेड में से, तो जेड में से सिग्मा को अगर हम रिमूव कर दें जेड माइनस सिग्मा, तो वो बन जाया करता है जेड इफेक्टिव। नेक्स्ट होता है, अब हम क्या करते हैं, जेड तो हमको सबका पता रहता है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, लेकिन हम सिग्मा कैसे कैलकुलेट करें। तो सिग्मा को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक भैया हैं स्लेटर भैया, तो उन्होंने अपना एक रूल निकाला, स्लेटर्स रूल। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले अगर किसी का भी हमको अगर जेड इफेक्टिव निकालना है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन। एन मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल्स। तो जैसे 1s 2s फॉर एग्जांपल एक जनरल केस है, तो 1s 2s 2p, देखो 1 2 2 देन 3 3, तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन के ऑर्डर में हम लिख देते हैं। अब केस फर्स्ट आता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है वो, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन लिख दें किसी का, और उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर वो ns में आ रहा है, या अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका हमको निकालना है जेड इफेक्टिव वो अगर ns में है या np में है, तो हम क्या करेंगे, और वही जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर वही लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो
वही जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो Nd और Nf में है तो हम क्या करेंगे। तो अगर केस पहला अगर हम देखते हैं कि अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो Ns और Np में होता है, तो सपोज करो ये हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, वही जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो Ns और Np में, Ns या Np में अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अगर और भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी इसको स्क्रीन करेंगे, सिग्मा में कंट्रीब्यूशन देंगे। और इसके अंदर n है अगर इसको मान लिया तो n-1 हो चाहे n-2 वाले शेल वाले हों, ये भी इसको रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होने देंगे इस न्यूक्लियस के द्वारा। तो सबका कंट्रीब्यूशन है सिग्मा का। तो उसी शेल में, जिस शेल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना है, उसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं उनके द्वारा भी सिग्मा कंट्रीब्यूशन होगा और उसके अंदर वाले शेल्स के द्वारा भी सिग्मा का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी NS और NP में, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम NS और NP में अगर जाता है तो हमारा ये होता है, फॉर्मूला याद रखो कि उसी NS और NP में अगर सपोज करो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसी में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिमेनिंग nth शेल इलेक्ट्रॉन जो शील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो इसको ही रिपेल करेंगे। ये सपोज करो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा जो रिमेनिंग nth शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो अगर NS में है, इस पे निकालना है, तो इसी में जो इलेक्ट्रॉन बसे हुए हैं इनका भी ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसको कितने से करेंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। उसी तरह n-1 के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो 0.85 का करेंगे, और उसके भी अंदर वाले n-2 वाले या n-3 वाले उनके द्वारा, सबके द्वारा फिर n-4 n-5 सबके द्वारा 1 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो याद रखना कि उसी शेल के इलेक्ट्रॉन 0.35 से रिपेल करते हैं, उसके अंदर वाले 0.85 से, और उससे जितने भी अंदर आएंगे सब 1 से अगर रिपेल करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू उनके लिए 1 हो जाएगी सब इलेक्ट्रॉन के लिए। अब केस 2 आता है, मैं आपको एग्जांपल जो होता है जब बताऊंगा तो आपका कंसेप्ट जो होते हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे यार, बहुत क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में यूं फटाफट करोगे। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर है, या जिस इलेक्ट्रॉन की भी हम बात करें जिसका हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, अगर वो Nd या NF सेल में जा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख दोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे तो वही बात है कि जिसमें आया उसी के शेल के इलेक्ट्रॉन उसको 0.35 से जो होते हैं वो रिपेल करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें n-1 n-2 वाला कंसेप्ट नहीं है, n-1 n-2 वाला दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन Nd या NF में अगर गया है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए उसका पहले और बोल दिया अगर कि अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन सपोज करिए ये, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया था सपोज करिए, तो 3D के ये देखो 3D में अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो 3D के RHS में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द Nd एंड NF शेल, तो जो रिमेनिंग nth शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन बाय 0.35, तो उसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे आजू बाजू वाले, वो उसको 0.35 से रिपेल करेंगे, और उसके RHS में Nd या NF में जो जिसमें भी घुसा है इलेक्ट्रॉन है जिसका हमको जेड इफेक्टिव निकालना है, उसके RHS के द्वारा सिग्मा का कंट्रीब्यूशन 0 होगा और उसके LHS के द्वारा सिग्मा का कंट्रीब्यूशन जो होता है 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, पूछा है कि जेड इफेक्टिव बताइए, क्या लिखा है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 4s एंड 3d इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 24। ठीक है, तो पहले हम 4s के लिए निकालते हैं, फिर हम 3d के लिए निकालेंगे। अब देखो एग्जाम्पल से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे, सपोज आवर इलेक्ट्रॉन, पहले पूछा 4s के लिए बताइए, इसका मतलब कि 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना स्क्रीनिंग सहेगा, फिर उसके बाद रिजल्टेंट जेड इफेक्टिव कितना होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अब हमको क्रोमियम का याद है, मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। तो क्रोमियम का मुझे याद था 3d5-4s1, मतलब आउटर मोस्ट हमको याद रहता है, तो 3d5-4s1 अंदर वाला अरेंज करो। ठीक है, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होगे पहले, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5-4s1। जब इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सबको एक पर्टिकुलर नेम आइडेंटिफाई करवा दो, मतलब कि 4 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया है, बोला अगर हम 4s के लिए अगर निकाल रहे हैं तो ये n हो गया, जिसके लिए निकालना वही n हो जाता है। उसके अंदर वाला ये 3 है तो वो n-1 हो गया, उसके बाद ये 2 है तो ये n-2 हो गया, और ये जो होता है n-3 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया है s में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जब इंटर करता है, तो मैंने जो आपको केस बताया था कि व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द, या तो ns में इंटर करे या तो np के द्वारा इंटर करे, तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो उसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज 4s में ही
4s में अगर 4s में और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन जो होता है 0.35 के द्वारा होता है, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो जिस पे हमारा फोकस है, तो उसी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन दूसरा नहीं जो इसको रिपेल करे, तो इसलिए जीरो दूसरा इलेक्ट्रॉन फॉर NH सेल 0 इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करने वाला है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे तो हम बात ही कर रहे हैं कि इसी पे रिपल्सन लगेगा, तो और दूसरे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसी शेल में, तो 0 इंटू 0.35 दैट इज इक्वल टू 0। और n-1 जो होता है वो कितने हैं, 2 and 6 8 and 5 13, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और n-1 के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता है, यहाँ आप फॉर्मूले में देखिए n-1 शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन 0.85 की तरह होता है। तो याद रखिए n-1 जो होता है यहाँ पे कितना है, 13 है टोटल, 13 इंटू 0.85 दैट इज इक्वल टू 11.05। और n-2 हो चाहे n-3 एंड सो ऑन, इसके बाद जितने भी होते हैं सबके द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है n-2 हो चाहे n-3 हो, सबके द्वारा कंट्रीब्यूशन 1 का हुआ करता है। तो यहाँ पर कितने हैं, तो 6 हैं टू 8, इसको भी गिन लो यार सब सारे टू 10, क्योंकि सबके द्वारा कंट्रीब्यूशन तो 1 ही हो रहा है, तो टोटल 10 हो गया। n-2 है, n-3 n-4 में 10 इंटू 1 का कंट्रीब्यूशन 1.00 है, तो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो सिग्मा टोटल आप इस तरह से जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 21.05। और फिर Z इफेक्टिव आप निकालोगे तो Z हमको पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 24 हुआ करता है, तो 24 और सिग्मा मैंने निकाल दिया 21.05, इस तरह से 2.95 आंसर आ जाया करेगा। अगर हम वही इलेक्ट्रॉन अब पूछेगा कि कैलकुलेट Z इफेक्टिव वैल्यू फॉर, ये तो पहला वाला केस हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर कर रहा है तो, अगर 3D में एंटर कर रहा है तो कैसे करोगे, तो देखो 3D में एंटर कर रहा है तो कैसे करोगे, तो 3D में जब कभी भी D और F में एंटर करता है सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वहाँ पे n-1 n-2 वाला कोई झंझट नहीं होता है, वहाँ पे LHS RHS वाला नौटंकी होता है। तो करना क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बोल दिया है कि 3D के लिए निकालो, जो इलेक्ट्रॉन 3D में उसके लिए निकालो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानो और उनके लिए निकालो Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले उनके लिए सिग्मा निकालना होगा ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं नियम। तो करना क्या है, अगर 3D इलेक्ट्रॉन, अगर D इलेक्ट्रॉन में है, पूछा 3D के लिए पूछा है, तो अब देख रहे हैं हम 3D में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लो जिसके लिए आप निकालने वाले हो Z इफेक्टिव, जिसके लिए आप स्क्रीनिंग निकालने वाले हो, सिग्मा निकालने वाले हो। तो एक तो टेस्ट मान लिया, रिमेनिंग इसमें 4 बचे जो इसको रिपेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो 3D में ही इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो जो दूसरे उसी NH सेल में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4, तो 4 जो होता है वो 0.35 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो 4 इंटू 0.35 दैट इज इक्वल टू 1.40। अब बोले ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिखा है कि रिमेनिंग NH सेल इलेक्ट्रॉन टेस्ट बाय 0.35, ये तो क्लियर है। RHS राइट हैंड साइड ऑफ ND और NF सेल इलेक्ट्रॉन डज नॉट शील्ड, मतलब उनके लिए सिग्मा 0 होता है RHS के लिए, और LHS के लिए 1 होता है। तो ये जो इसके RHS में ये जो 1 है इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा, तो 1 इंटू 0, तो देखो ध्यान से सिग्मा बाई RHS, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड सिग्मा बाई LHS के सबके द्वारा 1 होता है, इसमें कुछ रटना नहीं है कि 0.35 ऐसा कुछ, जैसे कि S और P में हम रटते थे। तो LHS में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18, और सबके द्वारा कंट्रीब्यूशन LHS में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इररेस्पेक्टिव कि वो n-2 में है n-3 में है, सबके द्वारा जो होते हैं वो 1 का जरूर कंट्रीब्यूशन होता है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन D में गया हो तो 18 इंटू 1 इज इक्वल 18, टोटल हमको जोड़ दिए तो 19.40 आंसर आ गया। तो Z इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है वो 24 तुम्हारा एटॉमिक नंबर हो गया, माइनस 19.40 कैलकुलेट किया तो 4.6 आ गया। तो इस तरह से मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया, अगर इलेक्ट्रॉन S में गया हो तो और इलेक्ट्रॉन D में गया हो तो, ठीक है, अलग अलग केसेस हो जाया करती हैं। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करा करते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए कि Z इफेक्टिव फॉर लिथियम सोडियम पोटेशियम के लिए अगर पूरी पूछे तो लिथियम का हम जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 लिखोगे। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2s में इंटर करा, ठीक है, 2s में इंटर करा। अब क्या है कि इसको हम मान लेंगे NH सेल, इसको मान लेंगे n-1, तो n में NH सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया। अब इसके अलावा तो कोई उसी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको रिपेल करे, ठीक है, ये है, ठीक है, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 2s है मान लो और ये 1s है, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आजू बाजू कोई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं जो इसको रिपेल करे। तो NH सेल को जो कंट्रीब्यूशन है 0.35 होता है, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 0 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 इज इक्वल टू 0। उसी तरह n-1 में जो होता है उनका कंट्रीब्यूशन 0.85 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है 1s में, तो 2 इंटू 0.85 दैट इज इक्वल टू 1.70। तो सिग्मा टोटल जो होता है वो टोटल 1.70 आ जाएगा। तो Z इफेक्टिव निकालते हो Z माइनस सिग्मा, तो Z कितना है यहाँ पे, लिथियम का 3, सिग्मा 1.7 तुमने निकाल दिया, 1.3 आंसर आ गया। उसी तरह आप इसका भी करोगे,
इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है 3s1 आ गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर रहा है। अब इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो nth सेल में जो बाकी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, और n-1 के लिए 0.85 हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, और n-2 3 जो भी होंगे उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन तो 1 ही का होता है, ठीक है। तो इसमें 2 हैं, तो 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2, टोटल निकाल लीजिए 8.8। तो z इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है 11 माइनस 0.8 2.2। बहुत आसान है यार, ये इतना आसान है, लेकिन फिर भी लोग इसमें डाउट करा करते हैं। उसी तरह आप इसी मेथड को फॉलो करके पोटेशियम को निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में केवल 1s1 होता है, उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो इसको रिपेल करे, ना उसके सेल में ना उसके अंदर में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा रिपल्सन, इसीलिए उसके तरह जो सिग्मा होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे z इफेक्टिव वैल्यू z माइनस सिग्मा, तो z तुम्हारा 1 हो गया, सिग्मा 0 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो मैंने रिजल्ट लिथियम सोडियम पोटेशियम के निकलवाए ना, इससे कंक्लूजन निकल रहा है, उसको आप ध्यान से सुनो। देखो यार, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सॉरी ये सोडियम, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम जो होता है इनका मैंने निकाला, ये देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये एक ही ग्रुप के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सॉरी लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये एक ही ग्रुप में आते हैं, हलीना करे रब से परिवाद। तो ये जो होता है वो सेकंड पीरियड का ग्रुप, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो लिथियम का मैंने निकाला, कितना है लिथियम का 1.3, लिथियम का 1.3 लिख दिया। सोडियम का कितना है मैंने निकाला तो 2.2, तो सोडियम का मैंने 2.2 लिख दिया। पोटेशियम का मैंने निकाला तो 2.2। उसी तरह इसके बाद क्या आता है, हलीना करे रब, रुबिडियम का भी 2.2 आएगा, तुम कैलकुलेट करके देख लेना। तो एक बात तो जाहिर होती है कि अगर एक ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेप्ट जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 1.3 से 2.2 हो रहा है, मतलब 0.9 जो हो रहा है बढ़ जा रहा है। तो जब भी हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाते हैं तो वहाँ पे जेड इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाती है, नहीं तो उसके बाद तो कांस्टेंट हुआ करती है। तो वही मैंने नोट लिखवाया है, ध्यान से देखो ट्रेंड्स क्या है एक पीरियड में और एक ग्रुप में। तो मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, मतलब कि किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए वर्टिकली, ठीक है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, तो उसमें क्या होता है कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बजाय बशर्ते अगर हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में अगर मूव करते हैं, जैसे कि एल्कलाई मेटल वाले ग्रुप में, एल्कलाई मेटल जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके केस में हम सेकंड से थर्ड में मूव करें तो 0.9 से बढ़ जाता है जेड इफेक्टिव, तो वही लिखा है। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम बात करें तो मूविंग फ्रॉम सेकंड पीरियड टू थर्ड पीरियड जेड इफेक्टिव जो होता है 0.9 से बढ़ जाया करता है, ठीक है। लेकिन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, अगर हम तो ग्रुप की बात कर लिए उसी तरह कैलकुलेट करके देखें तो हमने ये देखा कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट इस तरह से हॉरिजॉन्टली पीरियड में पीरियड वाइज मूव कर रहे थे, तो जेड इफेक्टिव जो होता है 0.65 से जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कुछ क्वेश्चन से इससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, जेई के क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, बोल देता है जेड इफेक्टिव वैल्यू जो होता है वो सोडियम का अगर एक्स है तो बताइए बेरिलियम का कितना होगा। तो दिमाग पहले तुमको पीरियोडिक टेबल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए क्या, कि सोडियम का दिया हुआ है तुम्हारा एक्स, तो सोडियम पहले सारा लिथियम आता होगा, और तुम्हारा बेरिलियम जो होता है, ये बेरिलियम है सॉरी, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है इसके पीरियड वाइज में। तो सोडियम का एक्स दिया हुआ। अब एक चीज़ और, सोडियम जो होता है वो तुम्हारा कौन से पीरियड का है, सोडियम वो थर्ड पीरियड का है, लिथियम तुम्हारा किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है। तो हम जानते हैं कि सेकेंड से थर्ड पीरियड के बाद 0.9 से ये बढ़ जाता है, तो अगर इसका x है ये 0.9 ज़्यादा है इससे, तो इसका कितना होगा, तो x माइनस 0.9 हो जाएगा, ये थोड़ा 0.9 इससे कम होगा। और अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, ठीक है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड 0.65 बढ़ जाता है, तो जो यहाँ होगा उससे 0.65 इसका ज़्यादा होगा। तो इक्वेशन बनाओ, अगर इसका x है माइनस 0.90, क्योंकि यहाँ पे पहुँचेंगे तो लिथियम का कितना हो जाएगा x माइनस 0.90, और उसी में 0.65 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा बेरिलियम का निकल के आ जाया करेगा x माइनस 0.25। एक बार फिर से समझ लो, उसी तरह का क्वेश्चन है, अगर कैल्शियम का z इफेक्टिव का वैल्यू सपोज x है तो बताइए बोरॉन का कितना होगा। तो पहले बात दिमाग में अरेंज करो, कैल्शियम यहाँ आता है तो वो सेकंड बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो कैल्शियम यहाँ आ गया, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, बोरॉन का पूछा हुआ है। तो कैल्शियम जो होता है वो तुम्हारे कौन से पीरियड का होता है, कैल्शियम की बात करें तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ पीरियड का होता है। कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम जो होता है वो फोर्थ पीरियड का होता है। अब हम जानते हैं कि सेकंड से थर्ड में चेंज आता है, उसके बाद कभी भी चेंज नहीं आया करता है। तो अगर इसका x है फोर्थ पीरियड का, तो थर्ड पीरियड का भी x होगा, क्योंकि मैंने बोला है मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जेफ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बस सेकंड और थर्ड को छोड़ के। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा,
और जो बेरिलियम होगा वो 0.9 से इसका नीचे जाने पर बढ़ जाता है तो इसका घट जाएगा, तो x माइनस 0.9 और लेफ्ट टू राइट मूव करने में 0.65 से बढ़ जाता है। तो इक्वेशन बनाओ, x में से ये x है तो ये भी x हो गया क्योंकि कांस्टेंट होता है, और इसमें से 0.9 घटा दो माइनस 0.9 और 0.65 जोड़ दो प्लस 0.65। तो इस तरह से हम बोरॉन का जो जेड इफेक्टिव है वो निकाल लिए। तो ये सारी बातें हो गई आपकी, मैंने आपका आज कवर कराया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को किस तरह से निकालते हैं स्लेटर रूल के हिसाब से। इससे आप किसी भी क्वेश्चन में जेड इफेक्टिव बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जेड इफेक्टिव आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको अगले वीडियोज़ में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। दूसरी बात, या तो मैं कमेंट में आपके रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी बात, मैं इसी तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको देता रहूँगा, जिससे आपका जेई और नीट में या 11th-12th में या जो भी आपको कॉन्सेप्ट बनाना हो, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा पहला वीडियो था, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड देख लेना, मददगार साबित होगा यार। अब धीरे धीरे मेरी वीडियो जो आएंगी आपको विश्वास थोड़ा थोड़ा आपको मेरे ऊपर आता रहेगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।